पश्चिमी बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तूफान यास के तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। आज तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट को छूने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यास तूफान ओडिशा से एंट्री करेगा। बालासोर के दक्षिण और धामरा पोर्ट के उत्तर में तट से टकरा सकता है। जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर में 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलने की आशंका है। यास से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में दीघा सी बीच के आसपास सेना को तैनात किया जा रहा है। एहतियात उपायों के तहत दीघा में सेना को तैनात किया गया है। 60 सैनिकों की टीम तैयार है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में अग्रसर होगा और 26 अर्ली मॉर्निंग तक बंगाल और उड़ीसा का जो कोस्ट है इस कोस्ट के नजदीक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का असर ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 8 राज्यों पर होना तय है। यास तूफान के समुद्री तट से टकराने से पहले काफी नुकसान हो चुका है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। यास तूफान से पहले हुई बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बारिश और तेज हवाओं की वजह से लोगों के घर टूट गए। कई लोगों को चोट भी आई है। इस बीच यास तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को समंदर किनारों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। बंगाल के 14 जिलों के 10 लाख लोगों को 4000 राहत शिविर में पहुँचाया गया। सिर्फ पूर्वी मिदनापुर से ही 1.5 लाख लोगों को 802 राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 109 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें बंगाल में 35 टीमें और ओडिशा में 52 टीमें तैनात हैं। पूर्वानुमान किया गया है एमडी द्वारा। उस समय यानी लैंडफॉल के समय हवा की गति 160 के ऊपर 185 तक जा सकती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कोलकाता में मौसम विभाग के दफ्तर में जाकर तैयारियों की जानकारी ली। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के बौद्धों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वेसाक ग्लोबल समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख शामिल होंगे। पीएमओ के मुताबिक इस समारोह को दुनिया के 50 से ज्यादा प्रमुख बौद्ध धार्मिक नेता संबोधित करेंगे। वैसाख बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महानिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल 7 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने वेसाक ग्लोबल समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि भगवान बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं और संदेश ने दुनिया भर में लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया है। समय बदला, परिस्थितियां बदली, समाज की कार्य प्रणाली बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाह होता रहा। बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पवित्र विचार है। वहीं बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीयों को शुभकामनाएं दी और देश को कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक बाहर निकलने की प्रार्थना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए तय नियम मानने की समय सीमा आज से खत्म हो गई है। अब आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गाइडलाइन लागू करने के लिए दी गई मियाद 25 मई को रात 12 बजे खत्म हो गई। ट्विटर ने जवाब दिया या नहीं, पुष्टि नहीं हुई है। आईटी मंत्रालय ने गाइडलाइन लागू करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का वक्त दिया था। इस पर फेसबुक ने जवाब दिया। फेसबुक लोगों को स्वतंत्र और सुरक्षित अभिव्यक्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है। फेसबुक प्लेटफॉर्म्स का लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है। हम इन नियमों को लागू करने और दक्षता सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। मियाद पूरी होने तक केंद्र सरकार के पास गाइडलाइन लागू करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई करने के विकल्प खुले होंगे। सरकार आईटी एक्ट में सोशल मीडिया से इम्यूनिटी वापस ले सकती है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अदालती अवमानना का मामला चल सकता है। किसी शिकायत पर प्लेटफॉर्म को कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकेगा। कंपनियों के आग्रह पर गाइडलाइन की सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। 25 फरवरी को जारी निर्देश में आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था करने समेत कई दिशा निर्देश दिए थे। दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रदर्शन के आज 6 महीने पूरे हो गए हैं। आज ब्लैक डे वो मनाने वाले। 1 मिनट में पूरी खबर।
दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं। आज किसान धरना स्थलों पर बुद्ध पूर्णिमा मनाने के साथ ही किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। किसान और आंदोलन को समर्थन कर रहे सभी जन गठबंधन, ट्रेड यूनियन और ट्रांसपोर्टर्स के कार्यकर्ता भी अपने मकानों, दुकानों, ट्रकों और दूसरे वाहनों पर काले झंडे लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पिछले साल 26 नवंबर से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। बीते 6 महीनों में किसान आंदोलन के कई रंग देखने को मिले। 26 जनवरी 2021 का दिन भारत में कभी नहीं भुलाया जा सकता, जब पूरे दिल्ली में हजारों ट्रैक्टर दौड़े थे। इससे पहले भी दिसंबर और जनवरी में किसानों की भीड़ हजारों की संख्या में यूपी गेट पर जमी रही। इस बीच किसानों की सरकार के साथ 8 दौर की बातचीत भी हुई, जो सारी नाकाम रही। 29 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत के भावुक होने पर हजारों किसान फिर से यूपी गेट पर जमा हो गए। गन्ना और गेहूं कटाई के चलते धरना स्थल से भीड़ घटती चली गई। फिर कोरोना संक्रमण का भी असर आंदोलन स्थल पर दिखा। तंबुओं का दायरा भी सिमट गया है। अब देश में कोरोना संक्रमण पर अपडेट देखते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक लगने का सिलसिला जारी है। 14 अप्रैल के बाद पहली बार 24 घंटे में नए मामले 2 लाख से कम आए हैं। 24 घंटे में भारत में कोरोना के 1,96,427 नए केस आए, जबकि इस दौरान 3,511 लोगों की मौत हुई। ठीक होने वालों की संख्या 3,26,850 रही। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 10% से कम रहा। इस बीच भारत बायोटेक ने कहा है कि कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी जुलाई से सितंबर के बीच मिलने की उम्मीद है। इस मंजूरी के बाद कोवैक्सीन लगवाने वाले भारतीयों को 60 देशों में यात्रा करना आसान हो जाएगा। वहीं वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने भी बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे घोषित किए हैं। मॉडर्ना के मुताबिक उसकी वैक्सीन ट्रायल में बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई। 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया था मॉडर्ना वैक्सीन का ट्रायल। मॉडर्ना अगले साल भारत में सिंगल डोज लॉन्च करेगा और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत को 5 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराएगा। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि कोविड के समय में जापान की यात्रा न करें। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों और होम मिनिस्ट्री ने अमेरिकी नागरिकों को जापान की यात्रा करने को लेकर आगाह किया है। इससे खिलाड़ी जुलाई में शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने को लेकर फिर से विचार कर सकते हैं। अभी ये पता नहीं चल सका है कि इस चेतावनी का ओलंपिक के लिए जापान जाने वालों पर क्या असर पड़ेगा। अटलांटा में मौजूद रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र ने कोरोना से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यात्रियों को जापान की यात्रा करने से बचना चाहिए। जापान की वर्तमान हालात को देखते हुए यहां तक कि सभी वैक्सीन लेने वाले यात्रियों से भी कोविड के विभिन्न प्रकार के संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका की होम मिनिस्ट्री ने इसके बाद अधिक कड़ी चेतावनी जारी की। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जापान की यात्रा न करें। अमेरिका की ओलंपिक और पैरालंपिक समिति ने हालांकि उम्मीद जताई है कि उनके खिलाड़ी टोक्यो खेलों में हिस्सा लेंगे। वहीं जापान ने ओलंपिक को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। कोरोना कहां से फैला, इसकी पारदर्शी जांच की मांग उठ रही है। कोरोना वायरस पर एक बार फिर अमेरिका चीन आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने चीन से कहा है कि कोरोना वायरस कैसे फैला, कहां से शुरू हुआ, इसकी पारदर्शी तरीके से नई जांच शुरू होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने चीन के दुश्मन देश ताइवान को ऑब्जर्वर बनाने की मांग की है। दरअसल इसकी शुरुआत अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की एक रिपोर्ट से हुआ, जिसमें कहा गया है कि वुहान लैब के 3 रिसर्चर नवंबर 2019 में ही सर्दी, जुकाम या निमोनिया से परेशान थे। यही लक्षण कोरोना से भी होते हैं। इन्होंने अस्पताल से मदद मांगी थी। जनवरी में WHO की एक टीम वुहान के उस लैब की जांच करने गई थी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि कोरोना वायरस कथित तौर पर वहां से लीक हुआ। चीन बड़ी मुश्किल से इस लैब और कुछ सैंपल्स की जांच के लिए तैयार हुआ था। टीम को जरूरी डाटा और कुछ अहम जगहों पर जाने की मंजूरी मुहैया नहीं कराई गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की नई रिपोर्ट के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि वुहान की लैब में नवंबर 2019 में क्या हुआ था। कोरोना वायरस से बच्चों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। तीसरी लहर से लड़ने के लिए किस तरह से तैयारी है, आइए देखते हैं।
देश के तमाम डॉक्टर्स ये कयास लगा चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ सकता है। यूपी की योगी सरकार ने भी अस्पतालों को बच्चों के इलाज के लिए खास तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद नोएडा में चाइल्ड पीजीआई ने भी इलाज की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार के निर्देश पर पीजीआई में 100 बेड तैयार किए गए हैं, जिनमें से 50 बेड आईसीयू बेड्स हैं, जबकि बाकी 50 ऑक्सीजन बेड्स हैं। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि बेड, वेंटिलेटर, मल्टी पैरामोनीटर, इन्फ्यूजन पंप के साथ हर बेड पर ऑक्सीजन की मल्टी सप्लाई दी गई है। सभी बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम के तहत ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि सरकार और कई संगठनों की मदद से कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल को मिल चुके हैं, जिससे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। वैसे आपको बता दें कि चाइल्ड पीजीआई में अभी कोई भी कोरोना से पीड़ित बच्चा नहीं आया है। हालांकि पहले 46 बच्चे आए थे, लेकिन सभी बच्चों ने कोरोना को मात दे दी और वो ठीक होकर अपने घर चले गए। वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों के लिए योगी सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने विपक्ष पर हमला बोला है। यूपी के संभल में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री गुलाब देवी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। गुलाब देवी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कहा है कि यूपी में विपक्ष ने भ्रम और अफवाह फैलाई है। विपक्ष के भ्रम और अफवाह की वजह से ही लोग डरे हुए हैं। विपक्ष वैक्सीन को लेकर एक तरफ तो लोगों में भ्रम फैला रहा है, वहीं विपक्ष के बड़े नेता खुद और अपने परिवार के लोगों का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जनता अब इन नेताओं की असलियत समझ चुकी है। विपक्ष के द्वारा इस तरह की भ्रांतियां फैला दी गई कुछ अराजक तत्वों के द्वारा कि वैक्सीन लगवाने से ये नुकसान हो जाएगा, इससे परेशानी होगी, भ्रम में आ गए हैं। वो लोग भयभीत हैं और उनके लिए उनसे मेरी अपील है कि वो जरा भी परेशान ना हो, भयभीत ना हो। गुलाब देवी ने यूपी के लोगों से विपक्ष के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। साथ ही कहा है कि कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने के साथ साथ इसकी दवाइयों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश तक दवाइयों की किल्लत अब देखी जा रही है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की डिमांड बढ़ा दी है और बढ़ती डिमांड की वजह से इसकी कालाबाजारी भी बढ़ रही है। हैदराबाद के शिवशंकर नायडू अपने चाचा की जान बचाने के लिए दवाई की तलाश में है। जब हैदराबाद में उन्हें इंजेक्शन नहीं मिला तो वो दोस्तों की सलाह पर यूपी की तरफ चल दिए। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके शिवशंकर लखनऊ तो पहुंच गए, लेकिन उनकी इंजेक्शन की तलाश यहाँ भी खत्म नहीं हुई। शिवशंकर को अब भी एक अदद इंजेक्शन नहीं मिल पाया है। इसी तरह देवरिया के रोहन जायसवाल भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की तलाश में लखनऊ के रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। वे सीएम, डीएम और कमिश्नर से भी मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इंजेक्शन नहीं मिल पाया है। 21 तारीख से लगातार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक डेली का डेली मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मुझे बस बताया जा रहा है कि आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, ऐसे करके बस कभी बताया जा रहा है 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, किसको किसको दूं, मैं किसको नहीं दूं। देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया के यात्रियों के चोरी हुए डाटा लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं। देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया की यात्री सेवा प्रणाली देने वाले सिस्टम SITA पर साइबर अटैक हुआ है। जानकारों का कहना है कि दुनिया भर के करीब 45 लाख एयर इंडिया यात्रियों का डाटा लीक हुआ है, जो कि लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। थ्रेट एक्टर या हैकर सारा पर्सनल डेटा जैसे नाम, पता, ईमेल आईडी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये सारा चोरी कर लेते हैं और इसको पब्लिकली शेयर करने लग जाते हैं। डाटा में यात्रियों का नाम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट की जानकारी और क्रेडिट कार्ड की जानकारी शामिल थे। खास बात यह है कि जिन यात्रियों का डाटा लीक हुआ उन्होंने 11 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के बीच अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि एयर इंडिया को सेवा प्रणाली प्रदान करने वाली कंपनी SITA ने अपने बयान में कहा था कि यात्री अपने पासवर्ड बदल दें ताकि उनकी जानकारी सुरक्षित रहे, लेकिन कंपनी का दावा है कि उसके सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरह की गलत गतिविधि होने का पता नहीं चला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.